कल्पना कीजिए कि कोई इंसान हर सुबह बहुत थका हुआ उठता है। मतलब बाल लगातार झड़ रहे हैं, बिना बात के उदासी छाई रहती है और शरीर में ना एक अजीब सा भारीपन रहता है। और अक्सर ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले काम का तनाव या बदलती जीवन शैली का बहाना बना देते हैं। बिल्कुल। हमें लगता है कि शायद छुट्टियां नहीं ली तो बस उसी का असर है। लेकिन क्या हो अगर ये किसी ऑफिस के स्ट्रेस का नतीजा न होकर शरीर की सबसे बुनियादी कोशिकाओं के अंदर बजने वाला कोई साइलेंट अलार्म हो। एक ऐसा अलार्म जो बता रहा है कि शरीर को भीतर से खोखला किया जा रहा है। सही कहा। और आज के हमारे इस गहन अध्ययन में हम ऐसे ही दो खामोश दुश्मनों की बात करने वाले हैं जो चुपचाप इंसान की पूरी बायोलॉजिकल मशीनरी को क्रैश कर रहे हैं। ज्ञान और नई जानकारियों की इस रोमांचक यात्रा में हम सभी का स्वागत करते हैं। शुक्रिया। ये अलार्म असल में एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। जब कोई व्यक्ति लगातार इन लक्षणों से जूझ रहा होता है ना, तो वो सिर्फ थकान नहीं होती। तो फिर वो क्या है? वो शरीर के सेल्यूलर स्तर पर हो रही ऑक्सीजन और ऊर्जा की भारी कमी की एक तरह से चीख होती है। और इसी गहराई को समझने के लिए आज हम डॉक्टर हरनेक सिंह के नेचुरोपैथी वेलनेस क्लिनिक के उन विस्तृत रिसर्च नोट्स का विश्लेषण कर रहे हैं जो सीधे तौर पर विटामिन डी और आयरन की कमी पर केंद्रित हैं। बिल्कुल। और आज हमारा मिशन ये समझना है कि ये दोनों तत्व कोई साधारण सप्लीमेंट्स या मेडिकल स्टोर की बोतलों में मिलने वाली मामूली गोलियां नहीं हैं। एग्जैक्टली। ये मानव शरीर के पूरे सिस्टम को चलाने वाले मास्टर कंट्रोलर हैं। और मैंने जब इन नोट्स को पढ़ना शुरू किया ना, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला विचार यही आया कि ये तो वही पुरानी विटामिन्स और मिनरल्स वाली बातें हैं। हाँ, मतलब हम सब बचपन से विटामिन्स के बारे में सुनते आ रहे हैं। मुझे हमेशा लगता था कि विटामिन की कमी का मतलब बस थोड़ा बहुत पोषण कम होना है। क्या सच में इनका असर इतना गहरा होता है या ये सिर्फ एक मेडिकल किताबी बात है? देखिए, यही धारणा आज हमें बदलनी है। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि आज की जानकारी सिर्फ कुछ तथ्य नहीं है। तो फिर इसे किस नजरिए से देखना चाहिए? ये शरीर के बुनियादी ढांचे को समझने का एक पूरा नया तरीका है। ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक छोटी सी कमी पूरे शरीर के सिस्टम को क्रैश कर सकती है। और नोट्स में सबसे बड़ा झटका मुझे वहीं लगा जब मैंने पढ़ा कि विटामिन डी नाम का ये तत्व तकनीकी तौर पर कोई विटामिन है ही नहीं। हाँ, विज्ञान इस पुरानी धारणा को पूरी तरह से पलट देता है। डॉक्टर सिंह के नोट्स स्पष्ट करते हैं कि असल में एक स्टेरॉयड हार्मोन की तरह काम करता है। अब विटामिन और हार्मोन के बीच का ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इस अंतर को समझना ही इस पूरे विषय की चाबी है। एक साधारण विटामिन आमतौर पर एक कोफैक्टर की तरह काम करता है। मतलब? जो शरीर के किसी एंजाइम को अपना काम करने में मदद करता है। सही कहा। लेकिन एक स्टेरॉयड हार्मोन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन सीधे तौर पर हमारी कोशिकाओं के केंद्र में घुस जाता है। यानी न्यूक्लियस के अंदर घुसने की क्षमता रखता है। एग्जैक्टली। विटामिन डी ठीक यही करता है। ये कोशिका के न्यूक्लियस में जाकर हमारे डीएनए से जुड़ता है और जीन एक्सप्रेशन को नियंत्रित करता है। अरे वाह! सरल भाषा में कहें तो ये शरीर के लगभग 2000 से ज्यादा जीन्स को ये आदेश देता है कि उन्हें कब चालू होना है और कब बंद होना है। अगर मैं इस प्रक्रिया को एक एनालॉजी के जरिए समझने की कोशिश करूं, तो हम अक्सर विटामिन डी को गाड़ी की किसी एक्सेसरी की तरह देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक नया म्यूजिक सिस्टम। जो कि गलत है। हाँ, अब जो तस्वीर सामने आ रही है उसके मुताबिक इसे म्यूजिक सिस्टम नहीं बल्कि उस गाड़ी के इंजन के कंट्रोल यूनिट की तरह देखना चाहिए। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। मतलब अगर उस कंट्रोल यूनिट में ही खराबी आ जाए तो पूरी गाड़ी काम करना बंद कर देगी, भले ही इंजन एकदम नया क्यों ना हो। एकदम सही। जब कंट्रोल यूनिट ही सही संदेश नहीं भेजेगा तो शरीर का सुरक्षा तंत्र और पाचन तंत्र दोनों लड़खड़ा जाएंगे। नोट्स में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की 2020 के एक बहुत अहम रिसर्च का जिक्र है जो गट हेल्थ यानी आंतों की सेहत पर केंद्रित है। हाँ, लोगों को अक्सर लगता है कि पाचन का मतलब सिर्फ खाना पेट में जाना और पच जाना है। हाँ। लेकिन असली खेल आंतों की दीवारों पर होता है। मैंने पढ़ा था कि उस रिसर्च में इंटेस्टाइनल टाइट जंक्शंस की बात की गई है। मेरी समझ से ये आंतों की परत में मौजूद वो छोटे छोटे दरवाजे या बैरियर हैं जो तय करते हैं कि खून में क्या जाएगा और क्या नहीं। हाँ, आप इन्हें एक बेहद बारीक छलनी भी कह सकती हैं। लेकिन विटामिन डी इन दरवाजों को कैसे प्रभावित करता है? इस प्रक्रिया को ऐसे समझिए कि आंतों की कोशिकाएं एक दूसरे के साथ कुछ खास प्रोटीन्स के जरिए कसकर जुड़ी होती हैं। विटामिन डी वो हार्मोन है जो इन प्रोटीन्स को मजबूत बनाए रखने का निर्देश देता है। तो जब शरीर में इस हार्मोन का स्तर गिरता है तो क्या वो जंक्शंस ढीले पड़ने लगते हैं? एग्जैक्टली। उन कोशिकाओं के बीच में दरारें आ जाती हैं
और इसी स्थिति को मेडिकल भाषा में लीकी गट कहा जाता है। हे भगवान, इसका सीधा सा मतलब है कि जो टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया या अधपचे खाने के कण शरीर से बाहर निकल जाने चाहिए थे, वे उन दरारों के जरिए सीधे इंसान के खून में रिसने लगते हैं। ये तो बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। और जब खून में ये अवांछित तत्व प्रवेश करते हैं तो शरीर का इम्यून सिस्टम पैनिक मोड में आ जाता है। और शायद इसीलिए शरीर में लगातार एक सूजन या इन्फ्लेमेशन पैदा होने लगता है। हाँ, इसी के नतीजे में IBS, पेट में दर्द और बार-बार होने वाले इन्फेक्शंस जैसी समस्याएं जन्म लेती हैं। मतलब समस्या आंतों में दिखती है, लेकिन उसकी असली जड़ उस कंट्रोल यूनिट यानी विटामिन डी की कमी में होती है। सही पकड़े हैं। शारीरिक सेहत के इस मैकेनिज्म को समझने के बाद अगर हम दिमागी सेहत की तरफ मुड़ें तो एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। डॉक्टर सिंह के नोट्स में 2014 के जर्नल ऑफ अफेक्टिव डिसऑर्डर्स की एक रिसर्च है। हाँ, जिसमें विटामिन डी का संबंध सेरोटोनिन से जोड़ा गया है। देखिए, मैंने हमेशा यही माना था कि सेरोटोनिन यानी वो रसायन जो खुशी का हार्मोन है, वो पूरी तरह से दिमाग के न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क का मामला है। कोई विटामिन किसी दिमागी रसायन को कैसे कंट्रोल कर सकता है? ये सवाल न्यूरोसाइंस और न्यूट्रिशन के बीच के गहरे पुल को उजागर करता है। देखिए, सेरोटोनिन दिमाग में अपने आप जादू से पैदा नहीं होता। तो फिर ये कैसे बनता है? इसे बनाने के लिए शरीर को एक खास एंजाइम की जरूरत होती है। रिसर्च ये साबित करती है कि विटामिन डी वो चाबी है जो इस एंजाइम को सक्रिय करती है। अच्छा, तो अगर शरीर में विटामिन डी का स्तर कम है तो ये एंजाइम ठीक से काम नहीं करेगा? बिल्कुल। और परिणाम स्वरूप दिमाग में सेरोटोनिन का उत्पादन एकदम से गिर जाएगा। तो वो जो बिना वजह की उदासी, डिप्रेशन, एंजाइटी या ब्रेन फॉग महसूस होता है, जिसमें ऐसा लगता है कि इंसान साफ सोच नहीं पा रहा है। हाँ, वो महज मनोवैज्ञानिक नहीं है। मतलब वो एक रासायनिक सूखा है जो इस हार्मोन की कमी के कारण पैदा हुआ है। एग्जैक्टली। इसी कारण से जब कोई व्यक्ति हमेशा थका हुआ या उदास महसूस कर रहा है तो वो सिर्फ काम का तनाव नहीं है, सच में उनके शरीर में धूप की कमी हो सकती है। ये जानकारी तो शरीर के पूरे सिस्टम को देखने का नजरिया ही बदल देती है। और बात सिर्फ मूड तक नहीं रुकती। बिल्कुल नहीं। इसके परिणाम जीवन के लिए कितने भयानक हो सकते हैं, इस पर क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी की 2012 की स्टडी बहुत गहरी रोशनी डालती है। हाँ, वहाँ कोशिकाओं के इंजन माइटोकॉन्ड्रिया का जिक्र किया गया है। जी, माइटोकॉन्ड्रिया को हर कोशिका का ऊर्जा कारखाना कहा जाता है। ये स्टडी दिखाती है कि विटामिन डी माइटोकॉन्ड्रिया को सीधे ताकत देता है। और इसकी कमी से ये ऊर्जा निर्माण धीमा पड़ जाता है, तभी इंसान को भयंकर शारीरिक कमजोरी घेर लेती है। सही बात है। और अगर हम इन कोशिकाओं से आगे बढ़कर हृदय की बात करें तो अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी के आंकड़े तो सच में रोंगटे खड़े करने वाले हैं। हाँ, उनके अनुसार विटामिन डी की भारी कमी होने पर हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा 60% तक बढ़ जाता है। 60%? बाप रे! एक हार्मोन हृदय की धमनियों पर इतना बड़ा प्रभाव कैसे डाल सकता है? देखिए, इसका मैकेनिज्म धमनियों के लचीलेपन से जुड़ा है। जब विटामिन डी की कमी होती है तो धमनियां सख्त होने लगती हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और शायद ये खून के थक्के जमने की प्रक्रिया को भी बिगाड़ देता है। बिल्कुल। सख्त धमनियां और जमे हुए थक्के, ये दोनों ही हार्ट अटैक और स्ट्रोक के सबसे बड़े कारण हैं। इसी नियंत्रण से जुड़ा एक और चौंकाने वाला तथ्य नोट्स में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के हवाले से दिया गया है। वहां कहा गया है कि यह ट्यूमर सेल्स की ग्रोथ को रोकता है। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा तंत्र है। जब हम कैंसर की बात करते हैं तो अमूमन ये माना जाता है कि कोशिकाएं अनियंत्रित होकर बढ़ने लगती हैं। विटामिन डी इस अनियंत्रित विकास को रोकता कैसे है? शरीर के स्वस्थ होने की प्रक्रिया में एपोप्टोसिस नाम का एक मैकेनिज्म होता है। इसे कोशिकाओं की प्राकृतिक मौत कहा जाता है। मतलब जब कोई कोशिका पुरानी या खराब हो जाती है तो उसे खुद को नष्ट कर लेना चाहिए। एग्जैक्टली, ताकि ट्यूमर ना बने। विटामिन डी कोशिका के न्यूक्लियस में जाकर उन जीन्स को एक्टिवेट करता है जो इस एपोप्टोसिस को चालू करते हैं। एक तरह से खराब कोशिकाओं को आत्महत्या करने का आदेश देता है। बिल्कुल सही कहा। जब इस हार्मोन की कमी होती है तो ये सुरक्षा चक्र टूट जाता है और फिर ब्रेन, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट और कोलन कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। हाँ, इसके साथ ही BMJ यानी ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की 2021 की रिसर्च भी एक दूसरे पहलू को सामने लाती है, ऑटो इम्यून बीमारियां। हमने अपने कंट्रोल यूनिट वाली एनालॉजी में देखा कि विटामिन डी सब कंट्रोल करता है। क्या हम ऑटो इम्यून बीमारियों को इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे इस सुरक्षा कैमरों को किसी ने हैक कर लिया हो? हाँ, और जो गार्ड्स बाहरी दुश्मनों से बचाने के लिए रखे गए थे वे खुद शरीर पर ही हमला करने लगे।
ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है। इम्यून सिस्टम खुद के ही शरीर पर हमला कर देता है। बिल्कुल, विटामिन डी के बिना इम्यून सिस्टम हमलावर हो जाता है और टाइप 1 डायबिटीज, ल्यूपस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारियां पैदा कर देता है। और जो बालों का गुच्छों में झड़ना या गंजापन है और त्वचा की जो समस्याएं हैं या घाव भरने में जो देरी होती है, वे सब इसी आंतरिक उथल-पुथल के बाहरी लक्षण हैं। तो ऐसे में इसका सही ब्लड लेवल क्या होना चाहिए और इसका उपाय क्या है? नोट्स के अनुसार खून में विटामिन डी का सही स्तर 50 से 70 नैनोग्राम पर मिलीलीटर होना चाहिए। और ये हासिल कैसे किया जाए? इसका सबसे प्राकृतिक स्रोत सूरज की रोशनी है। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच 15 से 30 मिनट धूप लेना आवश्यक है। और वो भी बिना सनस्क्रीन लगाए। राइट, एग्जैक्टली, बिना सनस्क्रीन के। साथ ही प्राकृतिक स्रोत जैसे देसी घी और नेचुरोपैथी हर्बल सपोर्ट भी इसके अवशोषण में बहुत मदद करते हैं। यहाँ तक की चर्चा में हमने देखा कि कैसे विटामिन डी उस सेल्यूलर फैक्ट्री का कंट्रोल यूनिट है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर बिना किसी हार्डवेयर या फ्यूल के तो कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। और यहीं से हमारी चर्चा का दूसरा सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है, थकान और कमजोरी का दूसरा सबसे बड़ा कारण आयरन। हाँ, आयरन। अगर विटामिन डी कंट्रोल यूनिट है तो हम कह सकते हैं कि आयरन उस इंजन तक ऑक्सीजन पहुंचाने वाला पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट हाईवे है। ये बहुत ही सटीक तुलना है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। आमतौर पर हमें लगता है कि आयरन बस खून में तैरने वाला कोई तत्व है, लेकिन असल में शरीर का 65% आयरन हीमोग्लोबिन के रूप में मौजूद है। जी? लाल रक्त कोशिकाओं के भीतर, जो ऑक्सीजन ढोने वाले ट्रकों की तरह काम करते हैं। और बाकी का 4% आयरन मायोग्लोबिन के रूप में हमारी मांसपेशियों के वेयरहाउस में ऑक्सीजन स्टोर करता है। सही कहा। जब फेफड़ों से आ रही ऑक्सीजन कम पड़ने लगती है, तब ये मायोग्लोबिन अपनी जमा की हुई इमरजेंसी ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो आयरन केवल खून नहीं बनाता। बिल्कुल नहीं, ये ऊर्जा निर्माण प्रक्रिया का सक्रिय हिस्सा भी है। कोशिकाओं के अंदर ब्लड शुगर को ऊर्जा में बदलने वाले एंजाइम्स का निर्माण आयरन के बिना नहीं हो सकता। अरे वाह, इसका मतलब अगर आयरन गायब हो जाए तो ऊर्जा ही नहीं बनेगी। एग्जैक्टली। यही कारण है कि आयरन की कमी वाला इंसान हमेशा भयानक थकावट महसूस करता है। इसके अलावा ये शरीर का तापमान भी नियंत्रित करता है। मैंने ये भी पढ़ा कि स्किन, बालों और नाखूनों के लिए जो कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन्स जरूरी होते हैं, वे भी आयरन के बिना नहीं बन सकते। हाँ, और इतना ही नहीं, बच्चों के दिमाग का विकास भी इसी पर निर्भर है। प्रेगनेंसी में और अच्छी एक्सरसाइज परफॉर्मेंस के लिए इसकी बहुत जरूरत होती है। और आंतों में मौजूद गट माइक्रोबायोटा को स्वस्थ रखने में भी इसका बड़ा रोल है। ये सच में एक बहुत ही सुगठित व्यवस्था है ना? बिल्कुल। शरीर इस खजाने को लिवर, बोन मैरो और तिल्ली में बहुत अच्छे से स्टोर करके रखता है। लेकिन जब ये खजाना खत्म होने लगता है तभी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, राइट? हाँ, और तब लाल रक्त कोशिकाएं छोटी हो जाती हैं, उनकी ऑक्सीजन ढोने की क्षमता गिर जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज के समय में इतनी कमी हो क्यों रही है? इसका जवाब फ्रांसवा डी लारोशा फोकॉल्ट के एक मशहूर कथन में छिपा है। खाना एक जरूरत है, लेकिन समझदारी से खाना एक कला है। तो इस सब का असल में मतलब क्या है? क्या आधुनिक इंसान ने ये कला भुला दी है? क्या हम कम खा रहे या हम गलत खा रहे? हम पूरी तरह से गलत खा रहे हैं। ICMR की जो रिसर्च नोट्स में दी गई हैं, वो तो चौंकाने वाली हैं। उसके अनुसार भारतीय डाइट से सिर्फ 40 से 50% जरूरी आयरन ही मिल पाता है। हाँ, ये एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है। इसके कारण क्या है? युवाओं की बदलती भोजन की पसंद एक बड़ा कारण है। लोगों के पास आयरन से भरपूर खाने की योजना बनाने का समय नहीं है। और जो नखरे वाले खाने वाले होते हैं, जिन्हें फसी ईटर्स कहते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ ही वजन कम करने के चक्कर में जो लोग खाना छोड़ देते हैं, वे भी इस कुपोषण का शिकार होते हैं। जब ये आयरन कम होता है तो इसके लक्षण भी बहुत हैरान करने वाले होते हैं। जैसे एकाग्रता और याददाश्त में कमी आना, शरीर इन्फेक्शन से लड़ने में अक्षम हो जाता है। हाँ, और भी कई डरावने लक्षण हैं, जैसे ठंड बर्दाश्त न होना, अनिद्रा या इंसोम्निया, सिर दर्द। और मैंने देखा है कि प्रूराइटिस यानी शरीर में भयंकर खुजली होना भी इसी का एक लक्षण है। एग्जैक्टली। पीली त्वचा, भुरभुरे नाखून और यहाँ तक कि सेक्स में रुचि कम होना यानी लॉस ऑफ लिबिडो भी इसी कमी के कारण होता है। बाप रे, आज के इस पूरे विस्तृत अध्ययन को अगर समेट कर देखा जाए तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है। जी, बताइए। विटामिन डी और आयरन
दोनों ही गट हेल्थ, हमारी ऊर्जा, बालों और इम्यूनिटी के लिए कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और हमें सिर्फ लक्षणों के दिखने का इंतजार नहीं करना चाहिए। सही कहा। बल्कि शरीर की इस बुनियादी मशीनरी को समझना चाहिए, इसे सहेजना चाहिए, जैसे प्राकृतिक रूप से धूप लेना और समझदारी से आयरन युक्त भोजन करना। एग्जैक्टली। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार हम सभी के लिए छोड़ना चाहती हूँ। जरा गंभीरता से सोचिए। इंसान का शरीर खुले आसमान के नीचे और प्राकृतिक भोजन से पोषण पाने के लिए विकसित हुआ था। हाँ, लाखों सालों का एवोल्यूशन है हमारा। बिल्कुल। लेकिन आज हम दिन भर कमरों में कृत्रिम रोशनी के नीचे बैठे रहते हैं और जल्दबाजी में ऐसा खाना खाते हैं जो पोषक तत्वों से पूरी तरह खाली है। ये एक बहुत बड़ा सच है। अगर हमारी आधुनिक जीवन शैली हमारी अपनी बायोलॉजी के ही इतनी खिलाफ जा रही है, तो क्या भविष्य में लगातार थकान या क्रॉनिक फटीग इंसानों की सामान्य स्थिति बन जाएगी? ये सोचने वाली बात है। क्या हम अनजाने में अपनी ही प्रजाति को अंदर से कमजोर बना रहे हैं? हम सभी को इस पर गहराई से विचार करना चाहिए। खुद इस बारे में और जानने की कोशिश करनी चाहिए। इसी सवाल के साथ आज के इस डीप डाइव को हम यहीं समाप्त करते हैं।